तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस का जो है अंदर मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल हमारे पास 8 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये जो है थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी हैं। फिर हम जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये भी 8 हैं और ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने जो है इमेजेस अटैच किए हैं और प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके पास 4 साइड वर्क्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इनके जो आंसर्स हैं ना वो ऑलमोस्ट 1 लाइनर आंसर्स हैं, ठीक है। सिर्फ ये क्वेश्चन होगा लास्ट जो हमारे पास, उसके अंदर जो है बेसिकली हम एक पैराग्राफ का आंसर होगा, अदरवाइज जो है ये 1 लाइनर आंसर्स हैं साइड बॉक्स क्वेश्चंस के, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कराऊंगी। लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अबीहा इजाज एंड यू गाइस आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबीहा इजाज। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। केमिस्ट्री को हमने बेसिकली ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया, हमने कोई सी भी 3 रीजंस मेंशन करनी है। To understand the widespread complex subject of chemistry and to concentrate on its specific aspects, chemistry is divided into many distinct branches. केमिस्ट्री जो है ना हमारे पास बहुत ही वास्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करने के लिए हमने क्या किया, केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द पर्पस ऑफ दिस डिवीजन इज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग। बेसिकली अब हमने क्योंकि केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग को समझ रहे हैं। बेसिकली किस तरह से हमारे पास केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यू सब्सटेंसेस किस तरह से बनते हैं और एटम किस तरह से बॉन्डिंग करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और सेकेंड रीज़न है हमारे पास, इट अलाउज साइंटिस्ट टू डेवलप न्यू मटीरियल एंड टेक्नोलॉजीज इम्प्रूविंग एवरीडे प्रोडक्ट्स। बेसिकली अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साइंटिस्ट डिफरेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी साइंटिस्ट हैं और हर ब्रांच में साइंटिस्ट हैं, तो क्या हुआ, हर हमें फील्ड में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती नज़र आई, ठीक है, और डिफरेंस नज़र आया, ठीक है। उसके अलावा एवरीडे प्रोडक्ट्स भी जो है हमारे पास वो भी इम्प्रूव हुए, उनमें भी हमें इनोवेशन नज़र आई। एवरीडे प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो आज से कुछ साल पहले हमारे पास बेसिकली फॉर एग्जांपल कपड़े धोने के लिए जो है मशीन्स नहीं होती थी, लेकिन आज मशीन्स डेवलप हो गई हैं। उसके अलावा आज एलईडीज़ हैं, लेकिन जबकि पहले हमारे पास टीवी और एलईडीज़ वगैरह नहीं अवेलेबल होते थे। उसके अलावा थर्ड रीज़न देखिए, एफिशिएंट रिसर्च एंड इनोवेशन focused study leads to advancement in medicine industry and various other technology। तो बेसिकली हमारे पास क्योंकि अब हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब एक एक ब्रांच में जो है स्पेसिफिक स्टडी हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वायरमेंट में एडवांसमेंट आ रही है। वेदर वो मेडिसिनल इंडस्ट्री हो, कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, पॉलीमर इंडस्ट्री हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, हमें ओवरऑल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो है हर फील्ड में अलग रिसर्च और अलग जो है डेवलपमेंट शो हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे may take place inside the nucleus. Which branch of chemistry cover these two types of reaction? तो बेसिकली वो हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से जो हमारे पास बेसिकली रिएक्शंस होते हैं उससे हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो वो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। रिएक्शन दैट में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। वो रिएक्शन जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो न्यूक्लियस के आउटसाइड में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में वो रिएक्शन डिस्कस होते हैं। एंड दोज रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और वो रिएक्शन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि एटम और मॉलिक्यूल के बिहेवियर को जो है हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम सिर्फ न्यूक्लियर के अंदर होने वाले रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट बेसिकली उसने हमें
जो है डेफिनेशन मेंशन कर दी न्यूक्लियर और फिजिकल केमिस्ट्री की, और इसने कहा कि नाम बता दें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। In analytical chemistry, problems related to the identification, composition and quantification of substance are solved. Basically analytical chemistry की definition में हमने क्या पढ़ा था भला? हमने यही पढ़ा था कि identity, किसी भी substance की identity, composition, quantity और instrumentation को हम analytical chemistry में discuss करते हैं। तो अब क्या कौन सी problems हम solve करते हैं analytical chemistry में? सब्सटेंस की आइडेंटिटी अगर हमने जो है चेक करनी हो, उसकी कंपोजिशन और उसमें मौजूद क्वांटिटी का एनालिसिस करना हो, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में बेसिकली हम डिफरेंट सब्सटेंस का इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पोर्टेंट। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एग्जिबिट both the properties of liquid and gases when they are at specific temperature and pressure. Basically सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो है ना, वो हमारे पास कंप्रेस्ड स्टेट होते हैं लिक्विड और गैस की। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो होती है वो स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट होती हैं। इट अनेबल केमिकल रिएक्शन दैट मे नॉट पॉसिबल इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट सच एज सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ऐसे रिएक्शंस जो कि नॉर्मल सॉल्वेंट्स में नहीं होते, वो रिएक्शन हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हो जाते हैं। ठीक है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। दीज फ्लूइड आर यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस लाइक एक्सट्रैक्शन, chromatography and chemical reaction due to their unique properties like high diffusion, low viscosity and high solvating powers. तो बेसिकली फ्लूइड्स जो है ना, इन फ्लूइड्स को हम कई पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हमने फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, उसके लिए हम इन फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी हम जो है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। और मैंने अभी बताया कि ऐसे रिएक्शन जो कि नॉर्मल सॉल्वेंट्स में नहीं होते, ठीक है, जिस तरह कि वाटर हो गया या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह की हाई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम कहते हैं बेसिकली कि मॉलिक्यूल्स का क्विकली एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाना। लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी हम बेसिकली कहते हैं कि पार्टिकल का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिक्विड काफ़ी थिक होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की थिकनेस की वजह से जो है फ्लो इजीली लिक्विड हो जाता है। हाई सॉल्वेटिंग प्रॉपर्टीज़ यानी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं सब्सटेंसेस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो जल्दी प्रोसीड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। सन के अंदर मौजूद मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है हमारे पास, इन सन मैटर प्राइमरीली एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। सन के अंदर मौजूद मैटर हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो वो बेसिकली कह रहा है कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जो कि नॉर्मली मैटर की स्टेट्स की तरह नहीं दिखती, और ये इस तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाई होने का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब है कि मोशन जो है ना मॉलिक्यूल्स का बहुत ज़्यादा स्पीडीली होता है, बहुत तेज़ी से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि बहुत तेज़ी से मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए उनका टेम्परेचर भी हाई होता है। ठीक है, मतलब इसकी एग्जांपल, हाई काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सॉस पैन में जो है वाटर बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल स्टार्ट में अगर हमने फ्लेम ऑन की है और सॉस पैन के अंदर पानी डाल दिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इतनी मोशन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हाईली जो है ना मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है जब मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी में होते हैं तो उनका टेम्परेचर भी हाई होता है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड बिल्डिंग आर्क्स। तो बेसिकली हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स,
ठीक है। उसके अलावा लाइटनिंग जब बिजली गरजती है, और वेल्डिंग के फिनोमेना में जो लाइट प्रोडक्शन होती है उसमें भी हमारे पास प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शियली आयनाइज्ड गैस कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स। बेसिकली प्लाज्मा हमारे पास पार्शियली आयनाइज्ड गैस होती है, यानी कि हाफ आयनाइज्ड गैस होती है, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगेन सम अप करें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा। इस क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा कि मैटर के अंदर, सन के अंदर मौजूद मैटर के अंदर हमारे पास प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मूव करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पीछे मिस हो गया था, तो इसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सो व्हाट्स द डिफरेंस। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों के अंदर ही हमारे पास लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है। तो हम डिफरेंस देखें। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं इनफैक्ट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या होते हैं, कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं इस तरह से कि वो एक बेंजीन रिंग्स बनाते हैं। बेंजीन रिंग्स क्या होती है हमारे पास, बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है। तो ये हेक्सागोनल कार्बन रिंग हो गई। तो ग्रेफीन के केस में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लेयर, ठीक है, कार्बन एटम की सिर्फ एक ही लेयर अरेंज होती है हेक्सागोनल पैटर्न में। ठीक है। और हमारे पास ग्रेफीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। जबकि ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, हमारे पास 3 ग्रेफीन की शीट्स कंबाइन करके जो है ग्रेफाइट बनाती हैं। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर को जो है रीड करते हैं। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट के केस में हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स का। ठीक है। जबकि ग्रेफीन की बात करें तो यहाँ हमारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और यहाँ सिर्फ सिंगल लेयर होती है हमारे पास कार्बन एटम की, जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ग्रेफाइट के केस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। जबकि ग्रेफीन के केस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिकली ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, जबकि ग्रेफीन जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी कि ग्रेफीन के अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेसिकली हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। ठीक है। और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होता है। एक एस और 2 पी ऑर्बिटल्स जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और कलेक्टिवली इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। और ग्रेफीन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक एस और 3 पी ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करते हैं, और यहाँ हमारे पास कोई भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। एग्जाम्पल और यूजेस को देखें तो ग्रेफाइट जो है हमारी पेंसिल के अंदर मौजूद लेड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और वो कैसे बनता है, पेंसिल में मौजूद लेड ग्रेफाइट और क्ले से मिलकर बनता है। अब हम ग्रेफीन की एग्जाम्पल और उसका यूज़ देखें। इट इज़ यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल लाइट वेट टच स्क्रीन्स। तो हमारे पास ये जो LED स्क्रीन्स होती हैं मोबाइल की, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ठीक है, ये सारी जो हैं वो ग्रेफीन की बनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर किस तरह जो है बेसिकली क्रिस्टल्स नहीं बनाता, जबकि हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स बना लेता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि क्रिस्टल्स किस तरह बनते हैं। सबसे पहले हम बीकर लेते हैं। ठीक है। उसमें हम किसी भी सॉल्ट को, जैसा कि पोटाशियम नाइट्रेट है, उसे हम क्या करेंगे, वेट करके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे, उसे अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। डिसोल्यूशन के बाद जो सॉल्ट रह जाएगा उसे हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे फ्लेम के थ्रू। ठीक है। फ्लेम के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उस सॉल्ट को कम्प्लीटली डिज़ोल्व करवा देंगे। ठीक है। आफ्टर डिसोल्यूशन जो है हम उस सोल्यूशन को कूल डाउन होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद जो एक्सेस सॉल्ट होता है ना, वो क्रिस्टल्स बना लेता है लिक्विड की अपर सरफेस पे। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं पोटाशियम नाइट्रेट के। हम आंसर देखते हैं। अगेन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनफैक्ट रीजनिंग वाले तमाम क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं।
ठीक है, तो आंसर देखें तो बेसिकली आपने जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना है, और बाकी जो डिटेल है ना वो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। द solubility of potassium nitrate increase significantly with the increase in temperature and on cooling excess potassium nitrate crystal out from water। तो बेसिकली जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी चेंजेस को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो पोटाशियम नाइट्रेट है वो एक ऐसा सॉल्ट है कि जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज़ करवाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ वही बात हो रही है, और कूल करने पे जो एक्सेस पोटाशियम नाइट्रेट है वो जो है क्रिस्टलाइज होके ऊपर आ जाता है। ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट द सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसी लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज कराने से। ठीक है, द सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज with the increase in temperature so that NaCl does not crystal out on cooling। तो यही रीज़न है कि हमारे पास NaCl कूल डाउन होने के बाद जो है क्रिस्टल्स नहीं बनाता, क्योंकि इसकी सॉलिबिलिटी हाई टेम्परेचर पे भी एक जैसी है और लो टेम्परेचर पे भी उसी तरह से वो सॉल्युबल होता है। दैट्स वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर लाइक पोटाशियम नाइट्रेट। तो यही वजह है कि NaCl जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता वाटर के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट अनेबल इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो वो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि ग्रेफाइट क्यों स्लिपरी होता है टच में। ठीक है, और ग्रेफाइट की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर देखिए, ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच बिकॉज इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। हमने अभी पढ़ा कि ग्रेफाइट जो है ना उसमें 3 लेयर्स ऑफ ग्रेफीन अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसीलिए ये स्लिपरी होता है, और इसकी एक लेयर्स दूसरे के ऊपर जो है वो आ सकती है, स्लाइड कर जाती है। द लेयर्स इन ग्रेफाइट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली। बेसिकली जो लेयर्स होती हैं ना हमारे पास ग्रेफाइट के अंदर वो बहुत ही वीक फोर्सेस से अटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे इजीली स्लाइड कर जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल इट टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। सो यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जिस तरह के कुछ ऑयल्स आ जाते हैं, डीजल ऑयल, कैरोसिन, ये हमारे पास क्या है? लुब्रिकेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं किसी भी जो है सरफेस में ना उसके मोशन को स्मूथ करते हैं। जैसा हम कई मशीन्स में जो है ऑयल्स डालते हैं, ठीक है, ताकि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहे। ठीक है, तो लुब्रिकेंट्स जो है उनमें हमारे पास ग्रेफाइट जो है यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है लुब्रिकेंट्स में ड्यू टू ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑल दो जो हमने अभी पढ़े हैं वो भी कॉन्सेप्चुअल ही थे। ठीक है, और इसमें प्रॉपर रीजनिंग होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो किस तरह की दिखती है? अ सुपर क्रिटिकल स्टेट, a substance look like a dense fluid that show properties of both gases and the liquid। सुपरक्रिटिकल फ्लूइड में हमारे पास सब्सटेंस जो है ना वो बिल्कुल डेंस फ्लूइड यानी कि विस्कस फ्लूइड जैसा लगता है। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत गैसेस और लिक्विड दोनों की होती हैं। इट डज़ नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस, और बेसिकली इसकी कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती लिक्विड और गैसेस की। ये हमारे पास जो है ना लो विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि काफ़ी थिक सा फ्लूइड होता है। सो इट कैन फिल इन अ कंटेनर लाइक अ गैस। तो हम इसे इसी तरह से स्टोर करते हैं जिस तरह के गैसेस को स्टोर करते हैं, वाइल स्टिल बीइंग डेंस लाइक अ लिक्विड। लेकिन स्टिल ये जो है हम इसे गैसेस की तरह स्टोर तो कर लेते हैं, लेकिन स्टिल ये जो है लिक्विड की तरह डेंस होती है, थिक होता है। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमारे पास। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर ऑफन क्लियर एंड कैन फ्लो ईजीली। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली क्लियर होता है, यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और ये इजीली फ्लो कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये गाढ़ा सा लिक्विड होता है, इसकी विस्कोसिटी लो होती है। ठीक है, तो इजीली ये जो है फ्लो कर जाता है। ठीक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने पीछे भी पढ़ी हैं जिसमें हमने लो विस्कोसिटी, उसके अलावा हाई सॉल्वेटिंग प्रॉपर्टीज़, डिफ्यूजन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन व्हाट वे
इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा किस तरह से क्रिएट होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देखें। इन फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा इज क्रिएटिंग बाय अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज करंट एट अ लो प्रेशर टू द ट्यूब विच आयनाइज द गैस इनसाइड। तो बेसिकली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती कैसी दिखती कैसी हैं, पहले इमेज आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं और आज से कोई तकरीबन 8-10 साल पहले ये रिपीटेडली यूज़ होती थी हर जगह पे। यूजुअली हाउस होल्ड में हमारे पास यही ट्यूब्स यूज़ होती थी और आजकल तो एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, लेकिन पहले ये वाली ट्यूब्स हमारे पास यूज़ होती थी। प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड बाय अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज। हम बेसिकली हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है ट्यूब के अंदर, जो आयनाइज कर देता है गैस को और गैस को इलेक्ट्रॉन, आयंस और प्रोटॉन में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। इस आयनाइजेशन प्रोसेस की वजह से गैस कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा स्टेट में, विच इमिट लाइट एट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब मैंने बताया कि आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और लाइट भी प्रोडक्शन होती है। लाइट की जो प्रोडक्शन होती है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं, ठीक है, एक्साइट कर जाते हैं यानी कि आउटर मोस्ट शेल में चले जाते हैं, ठीक है, और जब दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स पे लाइट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये सारा फिनोमिना जो है इन्हीं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हो रहा होता है और ये इतनी स्पीडीली होता है कि हमें कंटिन्यूस लाइट जो है वो मिल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। तो डायमंड में जो चमक है वो क्यों हमें बेसिकली डायमंड शाइनी दिखता है, ठीक है, उसके अलावा क्या डायमंड की जो है सरफेस जो शाइनी है उसे हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी रीजंस देखते हैं हम। टू इन्हांस द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड दे कैन बी कट and polished in specific ways to optimize the reflection and refraction of light within the stone। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास जो है डायमंड का स्ट्रक्चर है, इमेज है, ठीक है, और बेसिकली डायमंड को हम इस तरह से कट करते हैं और इस तरह से पॉलिश करते हैं कि उसकी जो है शाइनी अपीयरेंस वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल से कट किया जाता है डायमंड को, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज यानी कि बैलेंस हो जाता है। रिफ्लेक्शन हम कहते हैं कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप हो और वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे। रिफ्रैक्शन कहते हैं अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जाए, ठीक है, यानी लाइट एयर से किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल डाउन करे और उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाए और वो आगे की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में होता है विद इन द स्टोन यानी कि विद इन द डायमंड। The cut of a diamond, such as the proportion of angles, greatly influence how light interact with the diamond, which affects its brilliance and sparkle। तो बेसिकली वो कह रहा है कि डायमंड को किस तरह से कट लगाए जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो डायमंड कितना शाइनी होगा। ठीक है, तो इस तरह से डायमंड की शाइनिंग और स्पार्कल प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रॉपर कटिंग। तो अब हम डेसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस जार में हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट प्रेजेंट है और इस बीकर में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, वाटर को पोर किया राउंड बॉटम फ्लास्क में और कुछ कंसनट्रेशन में हमने जो है सोडियम क्लोराइड को भी इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसे जो है मिक्स करना शुरू किया, डिजोल्व करना शुरू किया और अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डेसोल्यूशन किस तरह से होती है। तो वाटर का जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेगा क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है, जो कि नेगेटिव होता है, और हमारे पास यहाँ क्लोराइड हाइड्रेट आयन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो वाटर का हमारे पास पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है वो कंबाइन करेगा सोडियम के साथ, ठीक है, और हमारे पास सोडियम हाइड्रेट के आयन फॉर्म कर जाएंगे। हमें पता है अट्रैक्शन कब होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाटर के केस में जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कंबाइन करेगा क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन नेगेटिव जो है हमारे पास कंबाइन करेगा सोडियम आयन के साथ और हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रेट के आयन फॉर्म हो जाएगा। तो अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, बेसिकली when NaCl salt is added to the water it dissolves easily because water molecule attract the sodium and chloride ion more strongly than the ions attract each other in the solid crystal। तो बेसिकली वो कह रहा है कि जो
NaCl सॉल्ट है ना, जब वो ऐड होता है वाटर में तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स को ज़्यादा स्ट्रांगली। बेसिकली हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर इसे उससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जो है अपने अंदर डिजोल्व करवा लेता है। ठीक है, द पॉजिटिव साइड ऑफ वाटर यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वो ड्रॉ करता है क्लोरीन को, वाइल द नेगेटिव साइड इज अट्रैक्टेड टू हाइड्रोजन सोडियम। ठीक है, और जो हमारे पास जो है नेगेटिव साइड है यानी कि पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन वो कंबाइन करता है सोडियम के साथ। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास डाइसोल्यूशन प्रोसेस होता है, और यहाँ जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास आयन डायपोल फोर्स होती है। The strong ion dipole force pull ions apart from the crystal, allowing sodium chloride to dissolve in water. तो बेसिकली वाटर में मौजूद आयन डायपोल फोर्स जो है वो अलाउ करती है कि सोडियम क्रिस्टल को कि वो डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर, और इस तरह से हमारे पास रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है। तो अब हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी को। तो हमारे पास दो सोल्यूट्स हैं। पहला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ml वाटर में सिर्फ 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हम ऐड कर सकते हैं। जबकि हम टेबल शुगर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ml वाटर के अंदर हम सिर्फ जो है 203.9 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब हमें डिफरेंस काफ़ी ह्यूज नज़र आ रहा है कि सोडियम क्लोराइड के केस में सिर्फ हम जो है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुगर के केस में हम 203.9 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि शुगर के अंदर जो है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं शुगर के, और साल्ट के केस में कम मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो रहे हैं। तो हम इसके रीजंस देखें तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मेकिंग इट हार्डर फॉर वाटर टू ब्रेक इट्स क्रिस्टल लैटिस। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से वाटर को क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि दूसरी तरफ शुगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है और इसमें हमारे पास बहुत ही वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। In contrast, sugar is a covalent compound held together by much weaker intermolecular forces, allowing water molecule to easily separate the sugar molecule without any chemical reaction. क्योंकि शुगर के अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन इजीली जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व कर लेता है। उसके अलावा एक और रीज़न जो है, एडिशनली शुगर कंटेन 11 हाइड्रोक्सिल ग्रुप that form extensive hydrogen bonds with water. Because sugar molecules are much larger and heavier than salt, more water molecules surround and stabilize them, allowing a significant greater mass of sugar to dissolve in water. तो बेसिकली उसके अलावा दूसरी रीज़न ये भी है कि जो है हमारे पास शुगर उसमें 11 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है वाटर के अंदर और शुगर इजीली सोलेबल हो जाती है। और थर्ड रीज़न हमारे पास ये है कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्जर भी होते हैं और हैवियर भी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं शुगर को और उससे स्टेबलाइज कर देते हैं। तो ये तीन रीजंस हैं बेसिकली कि क्यों शुगर जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्यों ज़्यादा डिजोल्व होती है इंस्टेड ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहली रीज़न थी आयनिक कंपाउंड में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सोडियम क्लोराइड के केस में, जबकि शुगर में हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि काफ़ी वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखते हैं। दूसरी रीज़न थी कि हमारे पास शुगर के अंदर जो है 11 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डेवलप हो जाती है। और तीसरी रीज़न ये है कि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी लार्जर होते हैं और हैवियर होते हैं। दैट्स वाई जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा सराउंड कर लेते हैं शुगर को और इसीलिए शुगर जो है मोर सोलेबल होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं जिससे हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तीन रीजंस मेंशन है कि डिफरेंट कंपाउंड्स की सोलिबिलिटी क्यों डिफरेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अगर आप दो रीजंस भी इनमें से मेंशन कर दें तो वो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है तीन मेंशन करें। बाकी अगर आप में से किसी ने तीन रीजन मेंशन करनी है तो आप तीन भी कर सकते हैं। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन
ग्रेफीन की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रेफीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। ये अगेन हम जो है ग्रेफीन को कोई दूसरी से तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। ग्रेफीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेफीन के अंदर हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होती है। ग्रेफीन हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्रेफीन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो है एलईडीज़, ठीक है, स्क्रीन्स में यूज़ होता है, एलईडीज़ और लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में भी ग्रेफीन को हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेंसर्स, जो डिफरेंट सेंसर होते हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर, पीएच सेंसर, इसमें भी जो है हम ग्रेफीन को यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए जो है ये फ़ौरन चेंज को डिटेक्ट कर लेता है। एंड इवन इन मेडिकल डिवाइसेस, डिफरेंट मेडिकल अपरेटसेस और मेडिकल डिवाइसेस में भी हम ग्रेफीन को यूज़ करते हैं बिकॉज ग्रेफीन हैज़ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज सच एज टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद द हाई रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ग्रेफीन की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस क्यों है? हर इंडस्ट्री में हमें, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में इनफैक्ट जो है ग्रेफीन की जो है एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, वेदर वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, और उसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस हों या फिर सेंसर्स हों, मेडिकल अपरेटसेस हों। तो क्योंकि जो है बेसिकली ग्रेफीन का स्ट्रक्चर हमारे पास टफ होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, लाइट मटेरियल होता है, यानी कि इसका जो वेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और वो हाईली रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर से। फौरी जो है उसका स्ट्रक्चर ये डिस्टर्ब नहीं होता टेम्परेचर चेंज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें किस स्टेट ऑफ मैटर से मिलके बनी है। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मैटर नाउन एज सॉलिड। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड देयर particles are closely packed together in an ordered form। तो बेसिकली सॉलिड जो है वो हमारे पास ऐसा मैटर है जिसकी चीज़ें मैक्सिमम बनी हुई हैं, ठीक है, इस दुनिया में। सॉलिड की हमारे पास फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है और उसके पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। और अगर आप यहाँ साथ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर भी बना दें तो दैट्स फाइन, अदरवाइज आंसर तो कंप्लीट है। और सच ये हमारे पास ग्रेफीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज होते हैं हेक्सागोनल पैटर्न में। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे साइड बॉक्स क्वेश्चंस, ठीक है। साइड बॉक्स क्वेश्चंस जो है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर आप लाहौर बोर्ड के हों, गुजरावाला, ठीक है, और किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है, पंजाब बोर्ड के हों, ठीक है, तो साइड बॉक्स से ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1 में जो है हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस ही जो है ना 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर 4 पे एक क्वेश्चन है आपकी बुक के, पेज नंबर 10 पे 2 क्वेश्चंस हैं और पेज नंबर 12 पे जो है अगेन एक क्वेश्चन है। सिर्फ जो चौथा क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ का होगा, अदरवाइज ये जो 3 क्वेश्चन है ये सिर्फ एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। A lunar mission has recently brought samples from the moon. Point out the branches of chemistry these experiments are related to। तो बेसिकली मून से कुछ सैम्पल्स जो है वो एस्ट्रोनॉट्स ने जो है कलेक्ट किए हैं। तो बेसिकली हमने ये बताना है कि किस सैम्पल को हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को अगर हमने डिटरमाइन करना हो तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन चीज़ें आ जाती हैं सारी। स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल इट कंटेन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी जो है सैम्पल्स के अंदर मौजूद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें किसी भी मटेरियल की, तो वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, ऑडोर, ये चीज़ें आ जाती हैं, कलर वगैरह। थर्ड देखें, कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो बेसिकली अगर हम केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड कराएं सब्सटेंसेस का इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ, तो बेसिकली इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें से सिंपली आपने जो है 1 लाइनर्स, इवन 2 वर्ड्स आंसर लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच एलिमेंट आर फाउंड इन द प्योर स्टेट ऑन अर्थ। अर्थ के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट हमें प्योर स्टेट के अंदर मिलते हैं? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लाटिनम और सल्फर जो है हमें प्योर स्टेट में मिल जाते हैं,
ठीक है, और ये नेचुरली अकरिंग भी है। और हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लाटिनम ये एक्सेसिवली बलूचिस्तान के एरिया से मिलते हैं। और इनफैक्ट वहाँ तो बलूचिस्तान के एरिया में गोल्ड की, सिल्वर की माइंस प्रेजेंट है, और भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। ऑल दो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के, जो कि प्रेजेंट होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ। तो अर्थ में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही रेयर क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। तो एस्टाटीन, रेडियम, आयोडीन, यूरेनियम और बेरिलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके सैम्बल्स भी साथ मेंशन है। नेक्स्ट देखें, how variation of solubility at different temperature can be useful for us. Answer, the increase in the solubility of liquids with the increase in temperature may use to purify crystals of potassium nitrate. Pure solids commonly appear as beautiful shape crystal. तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स में फिनोमेना होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इस फिनोमेना को हम यूज़ करते हैं सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, हम सॉलिड्स को जो है उनका सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं, उसे होट करते हैं। ठीक है, फिर कूल डाउन करते हैं और उसके ऊपर जो है हमारे पास अपर सरफेस पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इस तरह हम जो है किसी भी साल्ट को या सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं सोलिबिलिटी की वजह से। ठीक है, और जनरली हमें बहुत ही ब्यूटीफुल शेप क्रिस्टल मिलते हैं। सेकेंड देखिए रीज़न, जनरली द सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। तो गैस में बिल्कुल ऑपोजिट सीन है। सॉलिड में क्या था, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती थी, लेकिन गैसेस के केस में क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो मोर सॉल्युबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। तो बेसिकली हमें पता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिफरेंट बेवरेजेस में ऐड होती है, जिस तरह कि कोका कोला, स्प्राइट। तो ये जब लो टेम्परेचर होता है, यानी कि जब ये बेवरेजेस ठंडे होते हैं, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजोल्व होती है। ठीक है, यानी कि सोलिबिलिटी ज़्यादा तब होती है गैस में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सोडा वाटर बॉटल आर दस स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कह रहा है जो सोडा वाटर बॉटल्स हैं उन्हें हम जो है रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसकी वजह से जो है हमें इंजॉयबल इफेक्ट भी मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई होती है लिक्विड के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का।